हेलो गाइस, ये हमारा पार्ट 2 है थर्मो का। इसके अंदर अपने देखो, उस वीडियो के अंदर ना लास्ट में हम लोगों ने स्टेट फंक्शन पे छोड़ दिया था। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन कर रहे थे, देन दैट वीडियो गोइंग टू बी फिनिश। सो अपने वहीं से कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 के अंदर। ओके, सो मे बी अब 4 वीडियोस बन जाएं। ओके, सो लेट्स सी स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन को देख लेते हैं, क्या होते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो जो हमारे पास स्टेट फंक्शन है, सबसे पहले आता है स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करते हैं। वो जो प्रोसेस कैसे हुई है उस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करें, मतलब दे ओनली डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, है ना। शुरू में कोई सब्सटेंस क्या था और बाद में उसका सब वो क्या था, है ना, तो उस पर डिपेंड करते हैं। प्रोसेस क्या रहा उस पर नहीं डिपेंड करते, तो उनको स्टेट फंक्शन कहते हैं। और पाथ फंक्शन वो होते हैं जो उस पूरे प्रोसीजर के पाथ के ऊपर डिपेंड करते हो, उन्हें आप पाथ फंक्शन कहोगे। तो इसको अपने एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लो तुम एक प्रोसेस करवा रही हो, तुमने एक रिएक्शन करवाई। एक तुमने सुना होगा सेल के बारे में, सुना होगा, राइट। तो उस सेल में तुमने जिंक और कॉपर के सॉल्यूशंस को लिया एंड तुमने कोई रिएक्शन उसकी परफॉर्म कराई। जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट के बीच में वो रिएक्शन होती है ना, तुमने वो रिएक्शन परफॉर्म कराई, रेडॉक्स रिएक्शन एक फ्लास्क के अंदर परफॉर्म कराई। सबसे पहले तुमने ये रिएक्शन एक फ्लास्क के अंदर परफॉर्म कराई एंड उसके बाद तुमने एक सेल के अंदर परफॉर्म कराई। जब तुम फ्लास्क के अंदर इस रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहे थे तो इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई, और जब तुमने गैल्वेनिक सेल के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म कराई तब कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो फ्लास्क में जो हीट रिलीज हुई वो वो ज़्यादा हीट रिलीज हुई और इसमें थोड़ी कम हीट रिलीज हुई, मतलब हीट की अमाउंट अलग अलग हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ जो हीट है वो पाथ फंक्शन होता है, तुम्हारे पास पाथ फंक्शन होता है। इसके अगर तुम इसकी इंटरनल एनर्जी को देखोगे ना, इसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, अगर इसके इंटरनल एनर्जी को ऑब्जर्व करोगे देन यू सी कि इसकी इंटरनल एनर्जी दोनों ही केस में सेम रहेगी। प्रोसेस करने से पहले एंड बाद में दोनों कंडीशंस में इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो सेम है। तो इसलिए जो ये हमारे पास हो जाता है, ये पाथ फंक्शन, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन हो जाता है। बस आपको अब तुम कहोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा पाथ फंक्शन है कौन सा स्टेट, तो तुम्हें बस याद रखना है कि जो हीट होता है और जो वर्क डन होता है, बस ये दो फंक्शन ही पाथ फंक्शन होते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी के सभी अपने स्टेट फंक्शंस होते हैं, चाहे इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, सब स्टेट फंक्शंस हैं। ओके, और ये भी एमसीक्यू आ सकता है। अब इसके बाद अपने देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसीजर्स के बारे में एक मिनट, सबसे पहले अपने देख लेते हैं जो अपना पाथ फंक्शन होता है ना। पाथ फंक्शन कौन सा होता है, क्यू एंड डब्ल्यू दो फंक्शन होते हैं जिसको आप पाथ फंक्शन बोलते हो। और ये पाथ फंक्शन आपके इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, ये आपके इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, और जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है, पाथ फंक्शन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल और स्टेट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एक बात और ध्यान रखनी है, जो पाथ फंक्शन होते हैं उसका आप डेल क्यू या फिर डेल डब्ल्यू के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते हो, इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप इसको डी क्यू डी डब्ल्यू लिख सकते हो, एलिमेंट इसका स्मॉल ले सकते हो, बट इसके डिफरेंस की बात नहीं कर सकते। क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, ये पूरे पाथ पे डिपेंड करते हैं, फाइनल इनिशियल पे डिपेंड नहीं करते, तो इसमें डिफरेंस कैलकुलेट नहीं हो सकता। ओके, ये लॉजिक है इसके पीछे। नाउ वी सी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसीजर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस आती है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। अगर हमारा पहले इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं, तभी इसमें हम अप्लाई कर पाएंगे ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में फ्लॉट से लिख दिया मैंने, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन का जो रूल होता है ना, वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वही वाला लॉ है ये। इसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, फिक्स रहती है, वो तुम चेंज नहीं कर सकते हो। बट इसमें क्या होता है, इसके एक एक्सप्रेशन होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है फ्लोट का।
ठीक है। एक इसका ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए कि ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस होता है, और इसकी ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो याद रखना है। उसमें डब्ल्यू को आप, डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी डी वी के इक्वल होता है। पी यहाँ पे प्रेशर है, डी वी वॉल्यूम है, क्यू हीट है, डब्ल्यू वर्क डन है, डी ई इंटरनल एनर्जी हो जाता है। तो फ्लोट तुम्हें क्लियर हो गया। फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब अपने थर्मोडायनेमिक्स प्रोसीजर्स को देखते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। हमारा टेम्परेचर क्या रखा है हमने, कांस्टेंट रखा है। अगर अपना टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो जीरो होगा, है ना। टेम्परेचर में चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अपने आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सपेंशन में देखते हैं और कंप्रेशन में देखते हैं। कंप्रेशन में क्या होता है और एक्सपेंशन में क्या होता है। देखो, जब एक्सपेंशन होता है मतलब तुम्हारा जो चैम्बर, इसमें आप तुम कंसीडर करोगे एक चैम्बर के अंदर पिस्टन लगी है और इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, और जब तुम्हारा टेम्परे डेल्टा टी जीरो है, कंप्रेशन में भी डेल्टा टी जीरो है क्योंकि आइसोथर्मल है। अगर टेम्परेचर में चेंज जीरो है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी जीरो होगा, ओके। और एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे डेल्टा वी हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, वो ग्रेटर दैन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। और जो यहाँ पे कंप्रेशन में डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा। एंड ये चीज़ है। अब यहाँ पे वर्क डन एक्सपेंशन में नेगेटिव होता है और यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ओके। इसके अंदर जो हीट होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इसमें हीट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये चीज़ है। ये इसमें सिंबल हैं जो तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए सिंबल्स के बारे में। अब यह आइसोथर्मल वाला कॉन्सेप्ट हो गया फिनिश। अब आइसोथर्मल के बाद अपने देखते हैं नेक्स्ट आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस को देखते हैं। आइसोबैरिक का मतलब है, देखो बैरिक वर्ड, बैरिक में बार आता है, बार प्रेशर का यूनिट होता है, तो तुम समझ जाओ इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब डेल्टा पी जीरो, यानी प्रेशर में जो चेंज होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर। तो इसके अंदर अपने अगर फ्लोट लगाएं तो फ्लोट के अकॉर्डिंग डी ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डी ई इक्वल टू क्यू माइनस, डी इक्वल टू क्यू माइनस पी डी वी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्लोट को इसमें हमने अप्लाई करा तो हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो एक्सपेंशन वाला केस देखते हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, तो अगर हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो एक्सपेंशन के अंदर हमारा वर्क डन तो पता है हमें नेगेटिव ही होगा। इसमें अगर आप हीट सिस्टम को हीट दे रहे, हीट इसमें पॉजिटिव होगी क्योंकि वर्क और हीट एक दूसरे के अपोजिट साइन के होते हैं। अब देखो, सिस्टम को यदि अपने हीट दे रहे हैं तो क्या होता है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इंक्रीज ही होगी ना, यानी डेल्टा ई यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। डेल्टा ई पॉजिटिव है तो जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी पॉजिटिव आएगा, और एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है। तो ये वाले सिंबल हो गए। और जो कंप्रेशन होता है उसमें इसके उल्टे सिंबल हो जाते हैं। कंप्रेशन में जो इसका उल्टा होता है, जो भी होता है, तो एक के सिंबल तुम लर्न कर लो, बाकी उसके उल्टा होता है दूसरे केस के अंदर। आइसोबैरिक प्रोसेस होगी। आइसोबैरिक के बाद अपने देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक में क्या होता है कि जो हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट मीन्स डेल्टा वी जीरो होता है, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आइसोकोरिक में एक्सपेंशन का केस कंसीडर करते हैं। तो इसमें तुम यू सी कि इसमें कोई काम नहीं होता, इसमें वर्क डन जीरो है लेकिन फिर भी एक्सपेंशन तो हो रहा है। एक्सपेंशन वाला केस हम कंसीडर कर रहे हैं। इसमें इसमें कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा। इसमें वॉल्यूम में जो चेंज है डेल्टा वी वो भी अपने पास जीरो है, बट इसमें तुम सिस्टम को हीट दे रहे हो एक्सपेंशन के अंदर। इसमें सिस्टम से हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है सिस्टम, क्योंकि जब यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं है, तो इस कंडीशन में हीट वो रिलीज करेगा क्योंकि सिस्टम एक्सपैंड तो कर रहा है, फैल रहा है। उसमें फिर वो अपनी खुद की एनर्जी का यूज़ करेगा तभी वो फैलेगा, यानी इसकी इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस नेगेटिव एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो नेगेटिव। ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस का केस है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद हमारे पास आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस देखना होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, लेट्स सी। इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो हीट में जो चेंज होता है वो जीरो होता है। इट मीन्स क्यू जीरो है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट में ट्रांसफर नहीं होता।
एक्सपेंशन, अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस देखना है जिसमें वर्क डन नेगेटिव होता है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा होता है तो वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाता है, और इसमें हीट में कोई चेंज नहीं है तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो नेगेटिव होगा। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव है तो डेल्टा टी भी नेगेटिव होगा, और जो कंप्रेशन है उसमें इसका उल्टा हो जाएगा। फिर इसके बाद दो प्रोसीजर और आती हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक आती है साइक्लिक, साइक्लिक प्रोसेस भी देख लें। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस ये बहुत सारे स्टेप से होकर गुजरती है। इस जैसे कार्नो साइकिल के अंदर थर्मो का यूनिट 2 में कार्नो साइकिल आता है जिसमें अपने देखते हैं कि ये बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरती है, इसमें कोई रिएक्शन बट फिर एंड में अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही आ जाती हैं। तो ऐसी प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनका इंटीग्रल जीरो होता है। ये एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इसका इंटीग्रल जीरो। लेकिन जो वर्क फंक्शन होती है, वर्क एंड हीट है, वो पाथ फंक्शन है, उनका उनमें जो चेंज है वो जीरो नहीं होता इसके अंदर साइक्लिक प्रोसेस में। अब इसके बाद अपने को देखना है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, लेट्स सी। इसमें आपको इसमें डिफरेंस के बेस पे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल जो प्रोसेस है इसको आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। यानी आप रिएक्टेंट से अगर आपका प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो तुम प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना सकते हो। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगी, यूनी डायरेक्शनल होती है। रिवर्सिबल में जो है हर पॉइंट के ऊपर आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। ये बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर होती है, इसमें हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम होता है, और इसमें जो प्रेशर में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। प्रेशर के अंदर डिफरेंस बहुत ही कम होता है, इसमें प्रेशर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। एकदम से ये प्रोसेस होता है ना। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अपने एग्जांपल लेते हैं कि एक चैम्बर में एक गैस भरी हुई है और उसमें पिस्टन लगा रखा है ना। केस फर्स्ट लेते हैं, जो एक्सटर्नल प्रेशर है और इंटरनल प्रेशर का केस लेते हैं। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, पी एक्सटर्नल इज़ ग्रेटर देन पी इंटरनल से, तो हमारे पास कंप्रेशन होगा। सेकंड केस, दोनों प्रेशर इक्वल है तो ना तो एक्सपेंशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा। अगर हमारे पास इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में एक्सपेंशन होता है ना। गैस इजीली एक्सपैंड कर जाएगी, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद अपने को देखो एक्सपेंशन वाले केस में अब देख रहे हैं कि अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से ज़्यादा है तब ये एक्सपेंशन होता है। लेकिन अगर ये डिफरेंस बहुत ही स्मॉल हो, है ना, बहुत ही स्मॉल प्रेशर में डिफरेंस एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर के बीच में, तब जो ये एक्सपेंशन है वो किस तरह से दिखाई देगा। ये जो एक्सपेंशन है वो एकदम से होगा, एकदम से नहीं होगा लेकिन फिर भी होगा, है ना। इसमें इक्विलिब्रियम भी मेंटेन रहेगा और छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन होगी, और किसी भी पॉइंट पे आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे काम करती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और वो एक ही स्टेप्स के अंदर होती है और एक ही डायरेक्शन में वो प्रोसेस चलती है। तो ये बात उसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारी जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया। अब अपने को इसमें डेरिवेशन वाला पार्ट करना है। इसमें डेफिनेशन में एक और चीज़ अपने पास रहती है, वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट को समझना है अपने को, तो वो देख लेते हैं वर्क क्या होता है और हीट क्या होती है। देखो वर्क होता है, वर्क को आप समझें, ये वे अमाउंट ऑफ चेंज है, ये वो अमाउंट ऑफ चेंज है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ये मतलब सिस्टम और सराउंडिंग की बाउंड्री पर वो चेंज है जो सराउंडिंग के अंदर किसी भी वेट को चेंज करने से आता है। कि सराउंडिंग के अंदर अगर आप कोई भी वेट को चेंज करते हो, उसके बाद सिस्टम सराउंडिंग की बाउंड्री पे कुछ चेंज आए तो उसको आप वर्क कहते हो। लेट मी रिपीट इट अगेन। ये सिस्टम और सराउंडिंग की बाउंड्री पे वो चेंज है जो कैसे आता है, सराउंडिंग के अंदर वेट को बदल कर आता है, वेट को चेंज करके आता है, ठीक है। ऐसा समझो कि ये हमारे पास पिस्टन है, इसके ऊपर बहुत सारे वेट रखे हुए हैं, इसमें तुम वेट हटा दो, तुमने वेट को बदल दिया ना, फिर इससे सराउंडिंग से वेट को बदला तो उसमें फिर कुछ चेंजेस आएंगे, गैस एक्सपैंड करेगी, कंप्रेस करेगी, कुछ भी होगा। तो ये वाला यहाँ पे जो होता है वर्क डन होता है। फिर उसके बाद हीट का कॉन्सेप्ट आता है। तो हीट क्या होती है, हीट सिस्टम और सराउंडिंग की बाउंड्री पे वो चेंज है जो टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण आता है। ये वो चेंज है जो टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण आता है। इसमें अब सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों ही हमारे पास क्या हो जाते हैं, दोनों ही पाथ फंक्शन होते हैं।
दोनों ही पाथ फंक्शन होते हैं और दोनों ही सिस्टम और सराउंडिंग की बाउंड्री पे होती हैं। और इन दोनों को ही तुम सिस्टम को देख के नहीं बता सकते वर्क हुआ है या हीट हुआ है, तुम उसके सराउंडिंग को देख के बताओगे कि वर्क हुआ है या हीट हुआ है। ओके, तो ये वर्क और हीट की डेफिनेशन थी। और एक वर्क का फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रख ले। वर्क वैसे तो तुम्हें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में इसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी फैक्टर इंटू कैपेसिटी फैक्टर। इंटेंसिटी फैक्टर इंटू कैपेसिटी फैक्टर होता है, इंटेंसिटी फैक्टर इंटू कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, तो इंटेंसिटी फैक्टर क्या होता है, ये वो चेंज होता है जिसके अगेंस्ट वर्क डन होता है। वही पिस्टन वाली स्टोरी इमेजिन करो, पिस्टन वाला है तो उसमें जिस फोर्स के अगेंस्ट हम काम करें, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ही काम होता है ना, तो वो इंटेंसिटी फैक्टर, जैसे P इंटू वी लिखते हो तो P हमारे पास इंटेंसिटी फैक्टर हो जाता है। और जो चेंज होता है प्रेशर में चेंज होने से, मतलब इंटेंसिटी फैक्टर से जो चेंजेस आए तो वो वॉल्यूम में चेंज आता है ना, dV हो जाता है, वॉल्यूम में dV चेंज आता है, तो वो कैपेसिटी फैक्टर होता है। तो इस तरह से वर्क का फॉर्मूला है। अब इसके बाद अपने डेरिवेशन पार्ट्स करते हैं। अब अपने डेरिवेशन कर रहे हैं जिसमें हमारे पास अपने को वर्क डन कैलकुलेट करना है। अलग अलग केसेस में अपने को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना होगा। ओके, तो सबसे पहले अपने को वर्क डन निकालना है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अपने को क्या निकालना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो उसको अपने कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का तुम्हें ये तो पता है कि वो एक ही डायरेक्शन में होती है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, एक डायरेक्शन में चलती है। और प्रेशर में जो डिफरेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये समझो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम में जो चेंज होता है उसके थ्रू दिखाते हैं। इसमें आप ये कंसीडर करोगे कि आपने एक चैम्बर में गैस भरी और उसके अंदर एक पिस्टन लगी हुई है। उसके ये अब आप थोड़ा सा इसमें प्रेशर, अंदर का प्रेशर इसमें बढ़ा रहे हो, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है, तो उस कंडीशन में ये पिस्टन एक्सपैंड करेगी। अब ये बीकर वही है लेकिन ये पिस्टन क्या करिए, एक्सपैंड करिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो तुम्हें सेम ही दिखाई दे रहा है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है। तो इसमें मतलब इसका जो वर्क डन है ना वो ऐसा आएगा, P माइनस डी पी इंटू एरिया इंटू डी एल। अब ये क्या, ये कैसे आया, देखो P माइनस डी पी हो गया प्रेशर में जो चेंज आया वो है ना, पहले प्रेशर P था और फिर dP प्रेशर में चेंज आया तो P माइनस डी पी हो गया प्रेशर। फिर A क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डी एल, ये क्यों लिखा, क्योंकि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, इसको अभी अपने dV लिख देते हैं। ये हमारे पास dV हो गया जो वॉल्यूम में चेंज हुआ, और इसको लिख दो P माइनस डी पी, एंड ये हो गया dW के इक्वल। फिर अपने डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करें अंदर, पी डी वी माइनस डी पी इंटू डी वी। अब देखो ये भी स्मॉल ये भी स्मॉल, तो पूरी टर्म अप्रोक्सीमेट जीरो मान सकते हो। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाता है इसके पी डी वी के इक्वल हो जाता है। ओके, तो डी डब्ल्यू को अपने पी डी वी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब टोटल वर्क डन अपने को चाहिए। टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करना होता है, इसका 0 से W तक कर दो इंटीग्रेशन, और इसका V1 से V2 तक। ओके, और तो ये हो जाएगा WP इंटीग्रल V1 टू VT, यहाँ पे V1 से V2 लिमिट एंड V, ऐसा हो जाएगा। एंड आगे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P V2 माइनस V1 जब हम लिमिट पुट करेंगे। अगर एक्सपेंशन का केस है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, अगर कंप्रेशन का केस है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अपनों ने वर्क डन को कैलकुलेट करा, इस तरह से आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन। अब अपने वर्क डन निकालते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालते हैं। तो रिवर्स आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन अपने निकालेंगे, और इसमें ना एक क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन ये आता है कि प्रूफ करो कि जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम होता है। तो इस चीज़ को अपने को प्रूफ करना होता है, तो इससे रिलेटेड भी हमारे पास क्या हो जाता है, क्वेश्चन आता है, तो अपने को वो भी करना रहेगा इसके अंदर। मतलब उस क्वेश्चन को सोल्व करें उसी कॉन्टेक्स्ट में अपने देखेंगे, उसी कॉन्टेक्स्ट में अपने इस डेरिवेशन को देखेंगे। तो हमारे पास ये है, देखिए यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर रखा है।
कि समतापीय प्रतिवर्ती प्रसार में अधिकतम कार्य प्राप्त होता है। तो हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस देख रहे हैं। आइसोथर्मल है मतलब डेल्टा मतलब जो डेल्टा टी है वो जीरो होगा, यानी टेम्परेचर में जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसमें आइडल गैस इक्वेशन का भी यूज़ होगा, ठीक है। तो इसमें वही केस है कि पिस्टन में, एक चैम्बर में गैस है, वहाँ पे पिस्टन लगी हुई है, गैस एक्सपैंड कर रही है, लेकिन एक्सपेंशन कैसा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, यानी प्रेशर में डिफरेंस बहुत कम है, प्रेशर में डिफरेंस बहुत कम है। तो इसमें जो वर्क डन होता है उसको उन्होंने क्या कंसीडर किया, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डी वी लिख दिया। तो आइडल गैस की इक्वेशन से पी वी इक्वल टू एन आर टी, देन पी हो जाएगा एन आर टी बाई वी, है ना। तो डी डब्ल्यू इस इक्वेशन में प्रेशर की वैल्यू रख दी, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा माइनस एन आर टी बाई वी इंटू डी वी हो जाएगा। तो एक्सपेंशन के अंदर वॉल्यूम वी वन से वी टू हो जाता है, तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर दिया इसका, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट पुट करी वी वन से वी टू एन आर टी अपॉन वी डी वी। अब एन आर टी को बाहर निकाला क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन होता है एल एन वी, वन अपॉन वी का इंटीग्रल होता है हमारे पास एल एन वी। तो इसको एल एन वी करा, लिमिट रखी वी वन टू वी टू, एंड बाद में लिमिट पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन आता है, और माइनस में होता है तो इसको आप डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हो। तो वर्क डन आ जाएगा माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है। और बॉयल्स लॉ से तुमको पता है कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस कंडीशन में वर्क डन आ जाएगा माइनस एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा प्रेशर की फॉर्म में वर्क डन के लिए। अब हमें प्रूफ करना है कि जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होता है, तो इसके लिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। फ्लोट की जो इक्वेशन है वो हमने लिखी, डी ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे डी ई जीरो होगा, क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में डी टी जीरो है, तो फिर डी ई भी जीरो होगा, ठीक है। तो क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, तो इसमें क्यू बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू आएगा। तो यहाँ से प्रूफ होता है, यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि जो वर्क डन जितना भी हम हीट दे रहे हैं वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन हुआ है। फ्लोट से ये प्रूफ हो जाता है ना कि इस प्रोसीजर के अंदर जो वर्क डन हुआ है वो क्या हुआ है, मैक्सिमम वर्क डन हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अपनों ने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया, क्लियर हुआ। फिर इसके बाद अपने पास अपने ये भी कह सकते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर होती है ना, छोटे छोटे स्टेप्स में होते हैं, और हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, और अपने उसको किसी भी स्टेप पे रिवर्स कर सकते हैं। तो इस कारण से भी ये लाइन लिख के इस कारण से भी आप बता सकते हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन की दोनों डेरिवेशन होगी। अब हमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन निकालो इन एडियाबैटिक। वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन हमें निकालना होता है किसके अंदर, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हमारे पास हीट में जो चेंज होता है वो जीरो होता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस की एक इक्वेशन होती है जो हमें याद रखनी है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका भी इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखो वही केस की चैम्बर में गैस भरी हुई है, वो एक्सपैंड करती है, तो यहाँ पे जो वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी हो जाएगा। देन पी, इस इक्वेशन से प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालो ना, पीवी की पावर गामा इक्वल टू सम कांस्टेंट के। तो यहाँ से पी हो जाएगा हमारे पास के अपॉन में वी की पावर गामा, तो ये यहाँ पे पुट करा, तो के अपॉन में वी की पावर गामा इक्वल टू डी इंटू डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू, ये हो जाता है। अब अपने को टोटल वर्क डन निकालना है, तो इंटीग्रेट करा, यहाँ पे वी वन से वी टू तक इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो ये तो डब्ल्यू हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा, देखो वी की पावर वन अपॉन वी की पावर गामा का इक्वेशन इंटीग्रेशन होगा, इसको मैं वी की पावर माइनस गामा लिख सकती हूँ, तो इसमें वो पावर वाला जो फॉर्मूला होता है वो लग जाएगा, वी की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन में माइनस गामा प्लस वन। वर्क डन एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, तो वो वाला माइनस साइन भी आएगा साथ में। और यहाँ पे फिर हमें लिमिट भी रखना होगा, के बाहर ले लिया हमने, लिमिट रखी वी वन से वी टू तक इसके अंदर, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो वर्क डन हो जाएगा वो इस तरह से होगा, के वन माइनस गामा, माइनस का साइन, वी टू की पावर माइनस गामा प्लस वन, माइनस वी वन की पावर माइनस गामा प्लस वन। अब के को क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस वन अपॉन में वन माइनस गामा ब्रैकेट में के वी टू की पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस के वी वन की पावर माइनस गामा प्लस वन, ओके।
सो तुम्हें पता है कि जो के होता है वो क्या होता है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो उसको तुम ये भी लिख सकते हो P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें के की जगह मैं ये लिख रही हूँ और एक जगह के की जगह ये एक्सप्रेशन लिख रही हूँ। तो मेरा वर्क डन हो जाएगा W इक्वल टू -1/1 माइनस गामा। तो के की जगह अगर मैंने ये लिखा तो P2 V2 की पावर गामा एंड साथ में था V2 की पावर माइनस गामा +1 माइनस P1 V1 की पावर गामा, के की जगह ये रख दिया मैंने और साथ में V1 माइनस गामा +1। अब तुम्हें क्या पता कि P2 V2 कहाँ रखना है। देखो V2 वॉल्यूम के साथ P2 V2 वाली टर्म रखोगे, V1 वॉल्यूम के साथ P1 V1 वाली टर्म रखोगे। ये वाला लॉजिक यहाँ वर्क कर रहा है। अब देखो V2 की पावर गामा देन V2 की पावर माइनस गामा कैंसिल हो जाएंगे। देन वर्क डन इक्वल टू -1/1 माइनस गामा एंड ये हो जाएगा हमारे पास P2 V2 एंड माइनस P1 V1। इस तरीके से हो जाएगा ये। अब हम आइडल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे PV इक्वल टू nRT। तो P2 V2 इक्वल टू nRT2 एंड P1 V1 इक्वल टू nRT1। इस तरह से हो जाएगा। तो हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो -1/1 माइनस गामा ये हो जा NR कॉमन ले लिया ना, यहाँ पे NR कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास T2 माइनस T1। ओके। अब यहाँ पे R एक रिलेशन होता है, CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, R होता है। ये रिलेशन हम डिराइव करने वाले हैं। एक बार के लिए आपको याद रखना है कि CP माइनस CV इक्वल टू R होता है एंड गामा जो होता है वो CP/CV होता है। CP/CV होता है। तो गामा और R की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास W आ जाएगा N। R की जगह हमने रखा CP-CV अपॉन में 1 माइनस CP/CV। माइनस का सिंबल था यहाँ पे, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। और इधर साइड अगर हम लिखें वर्क डन और CV ऊपर चला जाएगा। LCM लिया है एंड और कुछ नहीं करा, जस्ट एक मैथमेटिकल अप्रोच है। अब इसमें अगर इसमें मेरे को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी ये दोनों टर्म कैंसिल होंगे, और माइनस कॉमन लूँगी तो ये वो वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल और ये टर्म भी आपस में कैंसिल। तो मेरे पास जो वर्क डन बचेगा वो इतना आएगा NCV T2 माइनस T1। तो ये मेरे पास वर्क डन निकल कर आ जाएगा। ओके। तो इसमें अपनों ने डेरिवेशन कर ली वर्क डन की तीनों। ठीक है। अब इसके अंदर अपने को एक चीज़ क्लियर करनी है, थर्मोडाइनमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है ना उसकी एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म देखनी है। फ्लोट की जो फ्लोट हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म देखनी है। तो देखो इसमें तुम्हें पता होना चाहिए जो इंटरनल एनर्जी है, इसमें आप इसको फंक्शन कंसीडर कर लो एक बार वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ठीक है। तो इसको इंटरनल एनर्जी को फिर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। इसका डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक बार इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, तो ΔE/ΔV एंड टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर दो और साथ में फिर DV से मल्टीप्लाई भी होता है, फिर प्लस करो। देन अब इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वॉल्यूम कांस्टेंट रखो एंड DT से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तुम्हारी वॉल्यूम टेम्परेचर की फॉर्म में एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म होगी। अगर तुम इंटरनल एनर्जी को फंक्शन एंथैल्पी, जो एंथैल्पी होता है वो किसका फंक्शन होता है, प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो उस फॉर्म में भी तुम एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म में DH को डिफाइन कर सकते हो, विच इज़ ΔH/ΔP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू DP प्लस ΔH/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू DT। तो इस तरह से आ जाएगा। तो अब अपने पास कौन कौन सी डेरिवेशन रहती हैं उसको देख लेते हैं। देखो अपने पास एक तो जूल वाली डेरिवेशन पड़ी है, जूल की डेरिवेशन एक रहेगी, एक जूल थॉमसन कोफिशिएंट वाली रहेगी, CP/CV में रिलेशन हीट कैपेसिटी रह गया है ना। तो अभी अपने CP/CV में रिलेशन कर लेते हैं, CP/CV में रिलेशन कर लेते हैं। देखो गाइस अपने पास ना ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आ सकता है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को बताओ एंड CP एंड CV में आप रिलेशन भी बताओ। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है।
हीट कैपेसिटी क्या होती है, कोई भी आपने सब्सटेंस कंसीडर करा, माना ये तुम्हारे पास सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होता है वो हीट तुम्हारा हीट कैपेसिटी होता है। हीट कैपेसिटी इक्वल टू Q/dQ/dt। मतलब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप हीट कैपेसिटी बोलते हो, और इसको C से रिप्रेजेंट करते हो। dQ/dt इसका फॉर्मूला होता है, यूनिट हो जाएगा Q का जूल एंड टेम्परेचर का पर कैल्विन, जूल पर कैल्विन इसका यूनिट बनता है। तो ये तो नॉर्मल हीट कैपेसिटी थी। अब अपनी बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हमारा मतलब है कि 1 ग्राम ऑफ सिस्टम ले लिया, अब अपना सब्सटेंस अपनों फिक्स कर दिया, कोई भी सब्सटेंस ले लो लेकिन वो लेना कितना है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो यहाँ पे 1 ग्राम ले लो, या फिर कोई एम अमाउंट का ले लो, एम अमाउंट का ले लो, एम उसका मास है, फिक्स मास है, उस मास का सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो हीट लगेगी वो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। तो सी एस से उसको लिखा एंड दैट इज इक्वल टू dQ/dt, बट एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगी विच इज़ 1/m, है ना। और ये वाली टर्म तुम्हें पता है नॉर्मल हीट कैपेसिटी होता है, तो CL इक्वल टू C/m। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यूनिट इसका हो जाएगा जूल पर कैल्विन पर ग्राम। तो ये इसका यूनिट होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब इसके बाद अपने देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी देखें तो मोलर हीट कैपेसिटी होती है CM से उसको दिखा देंगे, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो हीट में चेंज आता है वो CM से निकालोगे उसको 1/नंबर ऑफ मोल्स एंड dQ/dt आता है ना। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन वेट बाय उसका मोलर मास करके आता है ना, वो तो तुम पता होगा कैसे इसका निकाला जाता है। इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर कैल्विन पर मोल, ये इसका मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं CP एंड CV, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता विच इज CV। तो किसी भी निकाय का फिक्स वॉल्यूम पे जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो हीट रिक्वायर्ड होती है ना, उसको आप क्या बोलते हो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हो, उसको CV से दिखा देते हो। CV इज अ dQ/dt। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dQ/dt होता है, बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो यहाँ पे V हमने लगा दिया बताने के लिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात चल रही है, ठीक है। फिर फ्लोट से हमने बताया, फ्लोट से हम बता सकते हैं, फ्लोट मतलब DE इक्वल टू Q+W होता है, तो Q इक्वल टू DE+W हो जाएगा, है ना। और W की वैल्यू रखी -PdV रख दी वैल्यू, तो Q इक्वल टू DE-PdV हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने क्या करा, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि CV ले रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो DP वर्क डन 0 हो जाएगा, तो Q इक्वल टू DE होगा, Q इक्वल टू DE हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे, तो CV हो जाएगा हमारे पास DE/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या हो जाएगी, किसी भी निकाय का स्थिर दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो ऊष्मा में जो परिवर्तन आता है उसको हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बोल देते हैं। तो CP इज dQ/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें भी फ्लोट का फर्स्ट लॉ का यूज़ करना पड़ेगा, DE इक्वल टू Q+W होता है। अपनों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो DE इक्वल टू Q-PdV, तो Q इक्वल टू DE+PdV हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें पता है जो एंथैल्पी, एक रिलेशन पता होना चाहिए तुमको कि एंथैल्पी जो होता है वो इंटरनल एनर्जी, जो एंथैल्पी H इक्वल टू E+PV होता है ना। ये तुम्हारी एंथैल्पी होती है। अब तुम बोलोगे E+PV तो क्यों होता है ना फ्लोट से, लेकिन जो तुम हीट दे रहे हो वो तो क्यों है, लेकिन आउटपुट की फॉर्म में जो तुम्हें हीट मिलती है ना वो E+PV होती है, और उस हीट को तुम एंथैल्पी बोल देते हो, H की फॉर्म में लिखते हो। इसको तुम डिफ्रेंशिएट करा, DH इक्वल टू DH इक्वल टू DE+PdV+dP/V। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो DH इक्वल टू DE+PdV आ जाएगा। एंड DE+PdV क्या था, Q के इक्वल था, तो Q इक्वल टू DH हो जाएगा। तो ये वैल्यू इसमें रखा तो CP इक्वल टू DH/dt हो जाएगा अपने पास। अब अपने क्या करते हैं, CP माइनस CV फाइंड करते हैं। तो CP माइनस CV फाइंड करा तो CP माइनस CV इक्वल टू del H/del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस del E/del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वो जो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2 का यूज़ करा है। और अपने ये वाला रिलेशन अभी पढ़ के है ना, जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, E+PV होती है। अब इसको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, तो अपने को del H/del T एट कांस्टेंट प्रेशर
ये डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, पी को बाहर पड़ा रहने दिया, ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये हमें मिल जाएगा इसके अंदर एक्सप्रेशन। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दें, तो इस तरह से हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखो इसकी वैल्यू रखी डेल ई बाई डेल टी प्लस पी डेल वी बाई डेल टी माइनस डेल ई बाई डेल टी, ये बन गया। फिर हमें पता है कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो फंक्शन होता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। तो इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके लिखा हमने, डेल ई इक्वल टू डेल ई बाई डेल वी इंटू टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये मैंने तुम्हें इन एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बताई थी ना, वो है मतलब फ्लोट की इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म लिखनी है। फिर इसको डी टी से डिवाइड कर दो कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कर दिया। फिर इसमें डी ई बाई डी टी वाली टर्म है ना इस इक्वेशन में आ रही है, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, इसके अंदर दो टर्म तो कैंसिल आउट हो रही है और जो बच रही हैं उसको तुमने लिखा, फिर उसको लिख दिया तुमने, फिर उसमें से कुछ कॉमन आ रहा था वो लिया, डेल ई बाई डेल वी टी कॉमन आ रहा था और अंदर जो बचा उसको लिख दिया, डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी, ये बच गया। एंड ये तो थी, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए आइडल गैस में रिलेशन होता है, जिसमें ये वाली जो टर्म है ये टर्म डिफाइन करती है वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये टर्म डिफाइन करती है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को डिफाइन करती है। एंड अगर आइडल गैस के लिए लिखे तो पी वी सी पी माइनस जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो तो जीरो होता है, तो सी पी माइनस सी वी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी पी हो जाएगा। एंड आइडल गैस के लिए पी वी इक्वल टू आर टी, 1 मोल आइडल गैस के लिए निकाला, पी वी इक्वल टू आर टी होता है। सो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो पी डेल वी बाई डेल टी पी इक्वल टू आर हो जाएगा। और ये वैल्यू जब हम इसके अंदर रखेंगे देन वी गेट सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो ये रिलेशन, ये सी पी और सी वी के बीच में रिलेशन हो जाता है। अब अपने जूल्स लॉ देखेंगे, जूल्स लॉ देखेंगे। देखो जूल्स लॉ जो है ना कॉन्सेप्ट, उस पर क्वेश्चन कई तरह से आ जाता है। एक तो वो सीधा सीधा पूछेगा कि जूल्स लॉ को डिफाइन कर दो, या फिर वो बोलेगा जूल कोफिशिएंट निकालो आइडल गैस के लिए, जूल कोफिशिएंट को कैलकुलेट करो रियल गैस के लिए, और ये प्रूफ कर दो कि इंटरनल एनर्जी ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होती है ना। तो ये कई सारी फॉर्म में आ सकता है, तरीका करने का एक ही रहेगा, क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट होगा बट प्रोसेस उसका सेम रहेगा क्वेश्चन का। तो जूल का लॉ कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो ओनली आइडल गैस, सिर्फ आइडल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो ओनली और एंड ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होती है। बट अपने इसमें लेट करके चल रहे हैं, इंटरनल एनर्जी जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का फंक्शन है। फिर इसकी डिफरेंशियल फॉर्म कर दी हमने, जब इसकी डिफरेंशियल फॉर्म करी तो इसमें ना ये वाली टर्म डेल ई बाई डेल टी इंटू डेल टी, मतलब इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो चेंज है, ये वाला टर्म हमारा सी वी के इक्वल है, तो इसको सी वी डी टी कर दिया, सी वी डी टी कर दिया, तो ये इक्वेशन बनी। तो यहाँ पे हमें पता चला आइसोथर्मल अगर हम कंडीशन लगाएं, तो ये वाली टर्म अपने पास आई, इसमें फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, दो टर्म्स हमें दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट टर्म तो अपने को बताती है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के बारे में, और दूसरी टर्म बताती है कि ताप के सापेक्ष सीवी के अंदर क्या वेरिएशन हो रहा है उसको बताती है, सेकंड टर्म। ठीक है, हमने अब आइसोथर्मल कंडीशन वाला केस ले रहे हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डी टी जीरो होता है, और डी टी जीरो तो डी ई भी जीरो हो जाएगा। एंड तो डी टी जीरो तो फिर डी डी भी बेटा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद अपने जो ये वैल्यू है वो इसके अंदर रख देंगे, कहाँ रखेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये, इसके अंदर अपने को डी टी भी जीरो रख देना है, डी भी जीरो रख देना है। तो हमारे पास डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एंड देखो वॉल्यूम में चेंज तो जीरो नहीं हो सकता, विच कॉमन सेंस, भाई एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम में चेंज कहाँ से जीरो होगा, ये वाली टर्म तो जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जीरो होगी। तो आइडल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी में वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज जीरो होता है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज जीरो है, इसका मतलब ये वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब ये ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। सो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो हमने प्रूव कर दिया आइडल गैस के लिए। लेकिन रियल गैसेस के लिए अलग केस होता है, और रियल गैसेस के लिए क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट डी टी नॉट इक्वल टू जीरो। तो रियल गैसेस के लिए फिर क्या सीन होता है वो अपने को निकालना है, तो इसके लिए हमें जूल एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा।
जूल एक्सपेरिमेंट को करना पड़ेगा। जूल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक एडियाबैटिक चैम्बर लेते हैं जिसमें हीट का फ्लो, ना तो हीट बाहर जाएगी ना ही हीट सराउंडिंग से अंदर आएगी, और इसके अंदर एक थर्मामीटर, स्टायरल एंड दो बल्ब लिए हैं। एक बल्ब का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, और इसके अंदर एक स्टॉपर अपने लगा रखा है, स्टॉपर लगा रखा है। एंड अब ए इस जब स्टॉपर को हटाते हैं तो क्या होता है, अब ए चैम्बर से गैस फटाफट बी चैम्बर में जाएगी, फ्लो होगी। ऐसा नहीं होगा कि तब तक फ्लो होती रहे जब तक ए चैम्बर खाली ना हो जाए, दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे तब तक ये फ्लो होगा। एंड यू सी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो जो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो भी जीरो हो जाएगा फ्लोट की हेल्प से, फ्लोट की हेल्प से। और एडियाबैटिक है तो फ्लोट की हेल्प से कैसे होगा, लेट्स सी। फ्लोट लिखें पहले, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखें, विच इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू जीरो है, यानी डी ई इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा, डी ई इक्वल टू डी डब्ल्यू। और यहाँ पे कुछ वर्क डन भी नहीं हो क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है, नॉर्मल फ्री एक्सपेंशन हुआ है, तो फ्री एक्सपेंशन हुआ है तो यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा इस कंडीशन में। तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, मुक्त प्रसार के अंदर कार्य जीरो होता है। यू हैव टू नो अबाउट दिस, ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद अपने को, उन्होंने आइडल गैस के लिए तो प्रूफ कर दिया था डी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जीरो होता है, और अपने को अब ये प्रूफ करना है रियल गैसेस के लिए। तो रियल गैसेस के लिए अपने एक जूल कोफिशिएंट को डिफाइन करते हैं जिसे हम म्यू जे कहते हैं। म्यू जे क्या होता है, म्यू जे क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी। देखो ये एक्सप्रेशन याद करना बहुत मुश्किल, बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको तो तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा, जैसे मर्जी ट्रिक ट्रिक से याद कर लो या कैसे भी कर लो, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो म्यूजे इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी, तो ये एक जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है जो कि तुमने इसको लिख लिया। और तुम्हें एक रिलेशन भी पता होना चाहिए, ये रिलेशन भी रट्टा मार लो, तुम्हें याद होना चाहिए, डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इन टू डेल, जो नीचे है उसको ऊपर ले आओ, डेल वी, डेल वी को ऊपर लिया, और जो यहाँ पे था, जो यहाँ पे कांस्टेंट था उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा और ऊपर वाले को कांस्टेंट माना, फिर ये नीचे है इसको ऊपर ले आए, एंड वॉल्यूम को कांस्टेंट एंड डेल्टा ई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट इक्वल टू -1 होता है। और अपने को ये वाला जो टर्म है ये तो पता चल गया, डेल ई बाई डेल टी सी वी, ये वाला सी वी के इक्वल है और ये वाला हमें म्यू जे के इक्वल है। इसकी वैल्यू रखी क्योंकि यहाँ पे इसका उल्टा लिख रखा है, तो इसको 1/म्यू जे 1/सी वी लिखा, देन डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू -म्यू जे इंटू सी वी हो जाएगा, -म्यू जे इंटू सी वी हो जाएगा। तो रियल गैसेस के लिए अपनों ने ये निकाल लिया, ठीक है। तो अभी अब इस वीडियो के अंदर अपने इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट एंड दो डेरिवेशन और पेंडिंग है वो अपने कंप्लीट करेंगे, एंड इस तरह से ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा।